पर खरीदा कितना है कहूं 265 करोड़ का। अब 265 करोड़ की खरीदी में 1300 करोड़ का घोटाला कैसे हो सकता है भाई, बता दो मुझे। अच्छा वो भी ऑनलाइन है ना, बटन दबाओ और सीधा खाते में जा रहा है। हर 15 दिन में एक आयोजन होता है जिसमें वर्चुअली होता है, बटन दबाते हैं और सबके खाते में चला जाता है। चाहे गोबर विक्रेता हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले हो, उसके खाते में पैसा चला हर 15-15 दिन में। जब खाते में सीधा पैसा जा रहा है तो उसमें भ्रष्टाचार कहां से हो गया। धान खरीदी है उसमें भ्रष्टाचार बोलते हैं, इधर बटन दबाते हैं सब खाते में जाता है पैसा। हर 3 महीने में किसानों खाते में पैसा डालता हूं। जितने भी हमारे बेरोजगारी भत्ता हर महीने बटन दबाता हूं उसके खाते में पैसा जा रहा है। सर आपने अभी राजनांदगांव की रैली में जिसमें खड़गे साहब भी थे, आपने मंच से कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय पुल पे चावल खरीदे ना ले, मैं 20 क्विंटल हर कीमत पे हर हाल में मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। दूसरा आपने कहा सर कि 3600 तक आंकड़ा जाएगा, जो किसानों को समर्थन मूल्य है वो 3600 तक पहुंचेगा। तो 2018 में तो मास्टर स्ट्रोक आ गया था कि 2500 और कर्जा माफी। तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक है एक तरीके से विधानसभा चुनाव 2023 में, और ये होगा तो किस तरह की योजना आएगी, राजीव गांधी में ही या फिर उसके अलग कोई दूसरी योजना? कौन सी योजना? राजीव गांधी किसान न्याय योजना लेके आया। जैसे ये अड़ंगा लगाया ना 2500 रुपए देने का, तो हमने इनपुट सब्सिडी दी राजीव गांधी किसान न्याय योजना, और उसमें पहले साल तो 10,000 रुपए दिए थे, उसके बाद फिर 9,000 रुपया देना शुरू किया। वो 3 साल से लगातार अभी दे रहे हैं। 2 किस्त अभी दे चुके हैं, 21 मई को, 20 अगस्त को। अब चार लग जाएगा, उसके पहले इसी महीने में फिर एक बार बटन दबाएंगे, किसान के खाते में पैसा जाएगा। ये सिस्टम ऐसा बना दिया हमने कि उसके जैसे समर्थन मूल्य बढ़ेगा, किसानों के धान की कीमत अपने आप बढ़ जाएगा। तो उसमें कोई बात नहीं। जो रोहित चौबे जी ने जो बात कही ना, जो 2800, 3000, 3200, 3400, वो होना ही है। मतलब जैसे ये केंद्रीय कर्मचारियों के जो डीए वगैरह बढ़ता है ना, महंगाई से जोड़ दिए, ये उसी प्रकार से हमने जोड़ दिया है, तो बढ़ेगा ही। अब उसको कोई रोक नहीं सकता। केंद्र सरकार पिछले समय जब सरकार बदली उस समय तो 2500 रुपये दिए, जब दूसरे साल देना था तब केंद्र सरकार ने कहा कि आप चूंकि बोनस देते हैं इसलिए आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। तो हमने कहा कि हम तो 2500 बोले थे, 2500 रुपये देंगे, इसी बात में चुनाव लड़े हम लोग, और उसे पीछे कैसे हट सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका चावल हम नहीं खरीदेंगे। तो हमने कहा राजीव गांधी किसान न्याय योजना ले आओ, उसमें देना शुरू किया। तो उस साल आपको याद होगा कि हम धान को नीलाम किए थे, 1900 खरीदे और 1200, 1300, 1400 रुपये क्विंटल में हम मार्केट में धान बेचे थे। मतलब किसानों को नुकसान हमने नहीं दिया, सरकार भले नुकसान उठा ले। तो वही मैं कह रहा हूं कि अभी ये बयान क्यों आया कि पहले अभी 86 लाख मीट्रिक टन का उन्होंने अनुमति दी, उसका लेटर आ गया हमारे पास, फिर दूसरा लेटर आ गया कि 61 लाख मीट्रिक टन। मतलब ऐसा क्या हो गया कि 86 घट के 61 हो गया, कल के रोज कुछ और कर देंगे। वो कुछ भी करे, लेकिन राज्य सरकार 20 क्विंटल धान प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदेगी। ये तो मामला अटक गया है। अब बघेल सरकार ने जिस तरह से इसको स्टेप लिया था, लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, पर वो कोर्ट में उसका वही हश्र हुआ जो बाकी राज्यों का हुआ है। इसको लेकर एक बड़ा आरोप ये लगता है कि क्वांटिफिकेबल डेटा आयोग की रिपोर्ट आप सार्वजनिक नहीं करते। आप केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जनगणना नहीं कराते। आपने बयान दिया कि आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट जो है तैयार करवाएंगे, उसका कोई अता पता नहीं है चुनाव से पहले। तो ये ऐसे मामले हैं क्या कि इनको लागू करके अब सार्वजनिक करके पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है, इसलिए केंद्र सरकार और बघेल सरकार दोनों बोलते तो हैं पर करते नहीं। देखिए, कोर्ट में बात हुई कि आप पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण क्यों दे रहे हैं, आपका आधार क्या है। तो हमने क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा कर लिया। क्वांटिफाइबल डाटा हमारे लिए था, राज्य सरकार के लिए था, और उसमें 43.5% आया। कोई 43.5% तो हम आरक्षण तो दे नहीं रहे, 27% ही दे रहे हैं ना। क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 27% भी नहीं है? यदि है, वो 40% हो, 43% हो, 45% हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन है तो ना, एक आधार तो हमने लिया, आधार कार्ड का क्या इनकार कर देंगे वो?
तो क्वांटिफाइबल डाटा को केवल आधार मान के यदि आरक्षण को आप रोक रहे हैं राजभवन में, तो आपकी मंशा ये बताती है, और मंशा तो आपकी खराब, पहले नियत तो पहले खराब है। अनसुईया उइके जी हमारे जब राज्यपाल थी यहाँ, हम लोग गए थे राजस्व में, और वहां उन्होंने कहा कि बघेल जी आप चाहे बिल लाए चाहे अध्यादेश ले आए, विधानसभा का विशेष सत्र बुला ले या अध्यादेश लाए, मैं आधे घंटे के अंदर में बिल में साइन करूंगी। हमारे आदिवासी भाई बोले कि इसको अध्यादेश न लाएं क्योंकि अनुसूची 9 में वो शामिल कराना चाहते थे, क्योंकि उसमें 20% हुआ था, मध्य प्रदेश के हिसाब से 20% हो गया था, जबकि यहाँ जनसंख्या 31% है। 32% का आरक्षण दिया हुआ है उनको, तो 32% ही होना चाहिए, लेकिन उसको अनुसूची 9 में शामिल किया जाए। ये बिना विधानसभा में पारित किए भारत सरकार से अनुरोध नहीं किया जा सकता, किसके लिए अध्यादेश नहीं ला सकते आप। तो इस बात पे हम लोग विशेष सत्र बुलाए 1 और 2 दिसंबर को हुआ, पारित हुआ। राज्यपाल के पास रात को 9 बजे हमारे सीनियर मिनिस्टर रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, अमरजीत जी, कवासी लखमा और सिडरिया, 5 मंत्री गए, बिल को दिए, और वहां से किसी का फोन आया कि जनगणना के साथ साथ आर्थिक सर्वेक्षण भी होता है। 2011 में जनगणना हुआ और यहाँ पूरे प्रदेश में आवास की मांग होने लगी। तो आवास की मांग होने लगी तो हम तो पुराने जो 2011 में जो लोग पात्र हैं उसको तो हम दे रहे हैं, लेकिन 2011 के बाद भी परिवार बढ़ा है और उस दायरे में आता है, तो भारत सरकार से हमने कहा कि जनगणना कराइए, तो आंकड़े आ जाएंगे पूरे देश भर में, हमको हमारे राज्य को मिल जाएगा, तो उस आधार पे उसके लिए योजनाएं बनाएंगे, उसको लाभ देंगे। लेकिन हुआ ये कि किया नहीं। और जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गए तो बहुत सारे लोग हैं कि 2011 में जनगणना नहीं आए थे और हम पात्र हैं, हमको भी आवास का लाभ मिलना चाहिए। तो मैंने फिर आर्थिक सर्वेक्षण कराया, और अभी आपको बताऊंगे 25 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, 7 लाख लोगों का आवास का पैसा पहले किस राज्य सरकार देगी, और जो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 47,000 लोग और पात्र पाए गए उनको भी राशि दी जाएगी अभी 25 तारीख को। तो भारत सरकार अभी भी जनगणना नहीं करा है, महिला आरक्षण ले आए हैं। वही तो मैं बोल रहा हूं, जब जनगणना नहीं हुआ है तो डिलिमिटेशन कैसे होगा, डिलिमिटेशन नहीं होगा तो सीटें कैसे बनेगी, और उसमें फिर महिलाओं का आरक्षण कब मिलेगा।